नमस्ते। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचनाओं के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय वाकई बहुत रोमांचक है। अक्सर हम इतिहास को बिल्कुल वैसा ही मान लेते हैं जैसा पुराने मोटे-मोटे ग्रंथों में लिखा गया है ना? लेकिन क्या प्राचीन समाज सच में उन सख्त नियमों पर चलता था या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही थी? आज के इस विश्लेषण में हम ऐतिहासिक साक्ष्यों और महाभारत जैसे महाकाव्यों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत की रूल बुक यानी नियम कानून और असल जिंदगी की कहानी के बीच कितना बड़ा फासला था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। इसे हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम महाकाव्य को डिकोड करेंगे, फिर नातेदारी और विवाह के नियमों को समझेंगे। इसके बाद जटिल वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, फिर सामाजिक हाशिए और आलोचनाओं को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे होता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, महाकाव्य को समझना और महाभारत की खोज। मिथकों की दुनिया से बाहर निकलकर अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर काम करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 47। ये कोई मामूली अंक नहीं है। संस्कृत के विद्वानों को महाभारत का सिर्फ एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में पूरे 47 साल लग गए। सच में ये एक भगीरथ प्रयास था। ये पूरी परियोजना 1919 में वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में शुरू हुई थी। पूरे देश से अलग अलग लिपियों में लिखी पांडुलिपियां जमा की गईं और अंततः 13,000 पन्नों का एक ऐसा विशाल ग्रंथ तैयार हुआ जिसने इतिहास को देखने का नजरिया बदल दिया। इसमें मुख्य श्लोकों के साथ साथ क्षेत्रीय बदलावों को पाद टिप्पणियों में दर्ज किया गया था। इसी अध्ययन से प्राचीन समाज के ताने बाने का भी पता चला। जैसे कि संस्कृत ग्रंथों में कुल का मतलब सिर्फ एक परिवार से होता था, जबकि जाति का मतलब बांधवों के एक बहुत बड़े समूह से था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, नातेदारी और विवाह के नियम यानी ब्राह्मणीय संहिता। समाज को एक ढांचे में ढालने के लिए धर्म सूत्रों और मनुस्मृति में कई नियम तय किए गए थे। इन नियमों को समझने के लिए पितृवंशिकता और मातृवंशिकता के बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है। पितृवंशिकता में वंश पिता से पुत्र और फिर पौत्र तक चलता है, जहां पुत्र ही संपत्ति और सिंहासन का वारिस होता है। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत की पूरी कहानी, जहां कुरु वंश के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, वो इसी पितृवंशिक नियम की सबसे बड़ी मिसाल है। वंश के साथ साथ विवाह को लेकर भी ब्राह्मणीय नियम बेहद सख्त थे। हर गोत्र का नाम किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। आदर्श नियम ये था कि विवाह हमेशा अपने गोत्र से बाहर होना चाहिए, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं। इसके अलावा महिलाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि शादी के बाद वे अपने पिता का गोत्र पूरी तरह छोड़ देंगी। लेकिन अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हर किसी ने सच में इन सख्त नियमों का पालन किया? क्या ये रूल बुक पूरे समाज पर उसी तरह लागू होती थी जैसा कि ग्रंथों में लिखा है? चलिए इसका ऐतिहासिक सच देखते हैं। हकीकत में कई बड़े अपवाद मौजूद थे। मिसाल के तौर पर पश्चिमी भारत और दक्कन के शक्तिशाली सातवाहन राजाओं को ही ले लीजिए। इन्होंने ब्राह्मणीय नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वे सिंहासन तो पिता से पुत्र को ही देते थे, लेकिन अपनी पहचान अपनी माताओं के नाम से करते थे, जैसे गौतमी पुत्र। यही नहीं, खुद को ब्राह्मण कहने के बावजूद उन्होंने गोत्र के बाहर विवाह करने के नियम को तोड़ दिया और अपने ही समूह के भीतर अंतर्विवाह किए। ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में नियमों को लेकर काफी लचीलापन था। यहीं से हम अपने तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जटिल वर्ण व्यवस्था, पदानुक्रम और उसके अपवाद। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे ग्रंथों में दैवीय और अपरिवर्तनीय बताया गया था। इस चार्ट को देखिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था और हर किसी का काम तय था। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना था, क्षत्रियों का काम रक्षा और न्याय करना, वैश्यों का काम व्यापार और कृषि, और शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। इस पूरी व्यवस्था को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जोड़कर सही ठहराया गया, ये कहकर कि ये वर्ण एक ब्रह्मांडीय पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए हैं। और इसी बंटवारे के तहत एक बहुत ही कड़ा राजसी नियम बनाया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल और केवल क्षत्रिय वर्ण के लोग ही राजा बन सकते थे। सुनने में यह व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट और सख्त लगती है, लेकिन फिर से वही बात, इतिहास हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलता। अगर केवल क्षत्रिय ही राज कर सकते थे, तो फिर प्राचीन भारत के कुछ सबसे विशाल साम्राज्यों की कमान उनके हाथों में कैसे आई जो क्षत्रिय थे ही नहीं?
मौर्यों और शकों का इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मौर्य वंश, जिसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, उसे ब्राह्मणीय ग्रंथों में निम्न कुल का बताया गया है। इसी तरह मध्य एशिया से आए शक राजाओं को तो ब्राह्मणों ने म्लिच यानी बर्बर तक कह दिया था। फिर भी वे बेहद ताकतवर शासक थे। शक राजा रुद्रदामन ने ही प्रसिद्ध सुदर्शन झील का दोबारा निर्माण करवाया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि राजनीतिक ताकत सिर्फ वर्ण से नहीं बल्कि संसाधनों और समर्थन से तय होती थी। और हाँ, अगर हम नियमों के टूटने की बात कर ही रहे हैं तो द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह यानी बहुपति प्रथा भी ये दिखाती है कि समाज में नियमों के कई बड़े अपवाद मौजूद थे। चलिए अब चौथे भाग की ओर रुख करते हैं। सामाजिक हाशिए और आलोचनाएं। 4 वर्णों के पार। 4 वर्णों की इस सैद्धांतिक व्यवस्था के बाहर भी एक पूरी दुनिया बसती थी। जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ा और वो ज्यादा जटिल हुआ, कई नए समूह सामने आए जो इन 4 वर्णों में फिट नहीं बैठते थे। इन्हें जाति कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए जंगलों में रहने वाले निषाद समुदाय, जहां से एकलव्य आता था। इसके अलावा एक ही पेशे से जुड़े लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई, जिन्हें श्रेणियों कहा गया। गुजरात के लाट प्रदेश से मंदसौर आकर बसने वाले रेशम बुनकरों की श्रेणी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने मिलकर एक भव्य सूर्य मंदिर भी बनवाया था। लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही कड़वा सच भी था। वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले हाशिए पर वे लोग थे जिन्हें चांडाल कहा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार उनका काम शवों और मृत जानवरों को संभालना था। उन्हें गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था और वे सिर्फ फेंके हुए बर्तनों का ही इस्तेमाल कर सकते थे। चीनी भिक्षु फाशियन ने लिखा है कि जब वे सड़कों पर चलते थे तो उन्हें कड़तलीय तालियां बजानी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग उन्हें देखकर अशुद्ध ना हो जाएं। ये प्राचीन समाज की एक बेहद कठोर सच्चाई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया था। मध्यम निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथों ने जन्म के आधार पर मिलने वाली सामाजिक हैसियत को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने एक अलग नजरिया पेश किया जो कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक था। उन्होंने महासम्मत का विचार रखा, यानी एक ऐसा राजा जिसे लोगों ने खुद चुना हो और जिसकी सुरक्षा के बदले उसे चावल के एक अंश का भुगतान किया जाता हो। यह जन्मसिद्ध या दैवीय अधिकार के बिल्कुल उलट था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण। आखिर इतिहासकार इन पुरानी कहानियों और जमीन में दबे सबूतों को जोड़कर असली तस्वीर कैसे बनाते हैं? महाभारत जैसा ग्रंथ किसी एक दिन में नहीं लिखा गया। इसके विकास का सफर बहुत लंबा है। लगभग 400 ईसा पूर्व में यह सिर्फ सूत कहे जाने वाले सारथियों द्वारा गाई जाने वाली कहानियों का एक हिस्सा था। फिर 200 ईसा पूर्व के आसपास यह एक पाठ बना जिसमें 10,000 से भी कम श्लोक थे। और फिर सदियों तक विकसित होते होते लगभग 400 ईस्वी तक यह 1,00,000 श्लोकों वाला एक विशाल महाकाव्य बन गया। इसमें सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि भगवद गीता जैसे उपदेशात्मक हिस्से भी जुड़ गए और इसका पूरा श्रेय ऋषि व्यास को दिया गया। लेकिन सिर्फ ग्रंथों के भरोसे इतिहास नहीं लिखा जाता। इसके लिए जमीन की खुदाई भी जरूरी है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ के पास हस्तिनापुर में खुदाई की। उन्हें वहां बस्तियों के 5 अलग अलग स्तर मिले। दूसरे और तीसरे स्तर में कच्ची ईंटों की दीवारें, पक्के नाले और वलय कूप यानी रिंग वेल्स मिले। भले ही ये खुदाई महाकाव्य में बताए गए सोने चांदी के महलों जैसी नहीं थी, लेकिन इसने इस बात की पक्की मोहर जरूर लगा दी कि कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर का एक भौतिक अस्तित्व वाकई था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। प्राचीन भारत के नियम, चाहे वे कितने भी सख्त क्यों न रहे हों, कभी भी पूरे उपमहाद्वीप में एक समान लागू नहीं हो पाए। क्षेत्रीय विविधताएं और व्यावहारिक जरूरतें हमेशा हावी रहीं। तो फिर क्या महाभारत सच में सिर्फ इतिहास है, यानी महज घटनाओं का ब्यौरा, या फिर यह उस दौर के निरंतर बदलते, संघर्ष करते और नियमों को चुनौती देते एक बेहद जटिल समाज का आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है यह सफर आपके लिए भी उतना ही ज्ञानवर्धक रहा होगा।